हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पराग कण के बारे में बात की थी, उसकी संरचना देखी। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं जो है जायांग वाला भाग यानी स्त्री केसर। नेक्स्ट टॉपिक है जायांग। पुष्प में यह मादा जनन अंग होता है। और जैसे अपन ने पढ़ा था कि पुंकेसर जो होता है मेल ऑर्गन के लिए उसकी इकाई होती है, पुमंग की इकाई होती है पुंकेसर, वैसे ही जायांग की भी इकाई होती है जिसको अपन स्त्री केसर कहते हैं। तो इसकी इकाई होती है स्त्री केसर। अब स्त्री केसर का यानी पिस्टिल का और कार्पेल का अपन अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये अपन को कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में इसको आपको जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ ऊपर वाला ये भाग होता है वर्तिकाग्र, जिसको अपन स्टिग्मा कहते हैं। जब कोई पराग कण पराग कोश से निकलकर इस पर आकर गिरता है तब उसे अपन परागण कहते हैं। ये वर्तिकाग्र वाला भाग हो गया। दूसरा, ये जो नलिका जैसी संरचना दिख रही है इसको अपन कहते हैं वर्तिका। और नीचे ये जो गोल आकार संरचना है इसको अपन कहते हैं अंडाशय। इस अंडाशय में अंदर की तरफ एक ऊतक होता है जिसके द्वारा छोटी छोटी संरचनाएं जुड़ी होती हैं। इस ऊतक को अपन कहते हैं, इस टिश्यू को अपन कहते हैं अपरा यानी प्लासेंटा। और इसके बाद अंदर की तरफ यहां पे बीजांड लगे होते हैं। ये अंदर की संरचना ये कहलाती है बीजांड। यानी ओव्यूल। तो ये स्त्री केसर के कुछ भाग हैं। अब अपन इसमें सीधे टॉपिक पे आते हैं। जो अंदर वाला भाग है ये अपन यहाँ पे स्टडी करते हैं और किस तरह से भ्रूण कोश का निर्माण होता है ये भी अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अपन इसको आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट मैं पढ़ा रहा हूँ ये अंदर वाला जो भाग है बीजांड, इसकी अपन पहले संरचना देखते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि अंदर जो बीजांड है ये हो सकता है कि अंडाशय में इनकी संख्या कम हो या ज़्यादा हो, मतलब संख्या भिन्न हो सकती है, बदल सकती है। कई ऐसे कई ऐसे अंडाशय भी होते हैं कुछ पादपों के जिसमें केवल एक बीजांड पाया जाता है। तो किसमें कई पादपों में कुछ अधिक संख्या भी इसकी होती है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए बीजांड, जिसको अपन ओव्यूल कहते हैं। बीजांड की अपन संरचना देखते हैं और संरचना में अपन सारी चीजें अपन यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ये जो मैंने यहाँ पे पार्ट बनाया है, ये लाइन यहाँ पे बनाई है जो बीजांड को अपरा से जोड़ रही है। ये वाली जो लाइन है, ये जो बीजांड को अपरा से जोड़ रही है, इसको अपन कहते हैं बीजांड व्रंत। तो यहाँ से अपन इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये मैंने बनाया बीजांड व्रंत, फिर एक गोल आकार संरचना जैसी अपन यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं। अच्छा, ये जो बीजांड व्रंत होता है उसके ऊपर जो अभी अपन ने अपरा वाला भाग बनाया था वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये अपरा वाला भाग है जिससे बीजांड व्रंत जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये हो गया अपरा। और ये हो गया बीजांड व्रंत। बीजांड व्रंत को अपन फ्यूनिकल कहते हैं।
तो बीजांड ग्रंथ के बारे में, बीजांड ग्रंथ वो भाग है जो कि वह भाग है जो अपरा एवं बीजांड शरीर से जुड़ा होता है। अच्छा, इसमें ये जो जिस भाग से ये बीजांड के शरीर से जुड़ा रहता है, बीजांड से जुड़ा रहता है, उसको अपन कहते हैं नाभिका। मतलब ये संरचना हमको यहां कहीं पे दिखती है, ये मैं यहां बना रहा हूं। जैसे ये मान लीजिए यहां से बीजांड शरीर चालू हो गया और ऊपर बीजांड ग्रंथ है, तो बीजांड ग्रंथ और इसका शरीर ये दोनों एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं, जिसको अपन कहते हैं नाभिका, जिसको अपन इंग्लिश में हाइलम कहते हैं। ये हाइलम वाला पार्ट, तो इसको मैं आगे लिख देता हूं। वह भाग है जो अपरा एवं बीजांड शरीर से जुड़ा होता है, यह नाभिका मतलब हाइलम द्वारा जुड़ा होता है। अब यहां पे अंदर की तरफ अपन जब संरचना देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर अंदर दिखाई पड़ते हैं, ऐसे। ये जो संरचनाएं हैं इसे अपन कहते हैं अध्यावरण, जिसे अपन इंटेग्यूमेंट कहते हैं। ये अध्यावरण जो होते हैं ये सुरक्षात्मक आवरण है। अध्यावरण के बारे में कुछ पॉइंट्स, यह सुरक्षात्मक आवरण होते हैं और ये सामान्यतः दो होते हैं। परंतु कुछ पादपों में जैसे लीची वगैरह में ये अध्यावरण 3 हो जाते हैं, और जो तीसरा अध्यावरण होता है उसे अपन कहते हैं एरिल, और ये एरिल खाने योग्य होता है। तो मैं इस पॉइंट को यहां मेंशन कर दे रहा हूं। कुछ पादपों जैसे लीची में तीसरा अध्यावरण इस अध्यावरण का नाम है एरिल। तीसरा अध्यावरण एरिल होता है और यह खाने योग्य होता है। मतलब लीची का जो अध्यावरण है वो खाया जाता है। तो ये इसका दूसरा भाग हो गया, अध्यावरण। ठीक है, तो यहाँ पर ने बीजांड वर्ण देखा, और ये नाभिका वाला पार्ट। नाभिका की परिभाषा पूछी जा चुकी है। नाभिका होता क्या है? बीजांड ग्रंथ और बीजांड काय जो होता है, बीजांड शरीर जो होता है उससे जुड़ा हुआ भाग, बीच का भाग नाभिका कहलाता है। अब यहाँ पे ये जो स्थान हमको दिख रहा है, छोटा सा खुला हुआ भाग दिख रहा है छिद्र जैसा, जहाँ पे अध्यावरण नहीं है, इसको अपन कहते हैं बीजांड द्वार।
इंग्लिश में से अपन कहते हैं माइक्रोपाइल। ये इसका शीर्ष भाग है, ऊपर वाला भाग है। नेक्स्ट है बीजांड द्वार। बीजांड द्वार के बारे में यह शीर्ष भाग होता है और यहां पे अध्यावरण नहीं पाया जाता। यहां अध्यावरण नहीं होता है। अधिकांश पुष्पी पादपों में जो पराग नलिका होती है वो बीजांड द्वार से ही प्रवेश करती है। अधिकांश पुष्पी पादपों में पराग नलिका बीजांड द्वार से प्रवेश करती है। इसके अलावा जब बीजांड द्वार, जब इस बीजांड का जब पादप का निषेचन हो जाता है, मतलब निषेचन जब पादप में होता है, तो उस दौरान ये जो बीजांड होता है ये बीज में बदल जाता है। ठीक है, तो वहां पे बीज में भी बीजांड द्वार जो होता है वो छोटे से छिद्र के रूप में होता है और वहां से जल और ऑक्सीजन वगैरह प्रवेश करती है। निषेचन के पश्चात जब बीजांड बीज में बदल जाता है जब बीजांड बीज में बदलता है तो उसमें बीजांड द्वार उपस्थित होता है, जिससे जल एवं ऑक्सीजन प्रवेश करते हैं। ठीक है, पुष्पी पादपों में बीजांड बीज में बदलता है निषेचन के बाद, और उसमें भी बीजांड द्वार जो होता है वो प्रेजेंट रहता है और उससे जल और ऑक्सीजन प्रवेश करते हैं। अब अगली संरचना है यहां पे, यहां पे इसका ऑपोजिट भाग होता है ये वाला, इसको अपन कहते हैं निभाग यानी कैलसा। मैं यहाँ पे लेबलिंग कर दे रहा हूँ, फिर अपन वहाँ पे थ्योरी वाला पार्ट भी लिख लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे बीच बीच में पूरे में यहाँ पे एक उत्तक होता है जिसे अपन कहते हैं पोषण उत्तक, और इसका एक नाम है, इसको अपन कहते हैं बीजांड काय। बीजांड काय, इसको अपन कहते हैं न्यूसिलस। तो अब मैं बीजांड काय और निभाग के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट हेडिंग है निभाग यानी कैलाजा। यह बीजांड का आधारी भाग है।
ठीक है, ये बीजांड का आखिरी वाला मतलब सिरा तो अपन ने वहां पे देखा, जिसे अपन बीजांड द्वार कहते हैं, और ये उसका बिल्कुल ऑपोजिट साइड है, मतलब ये आधारी भाग हो गया। नेक्स्ट आता है इसमें बीजांड काय, न्यूसेलस, यह पोषक ऊतक है, और यह पेरेन्काइमा ऊतक से बना होता है। पेरेन्काइमा ऊतक का बना होता है। ठीक है, अब अलग अलग पादपों में कई बार ऐसा भी होता है कि बीजांडकाय जो होता है वो अच्छे से विकसित होता है, तो कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिसमें बीजांडकाय काफी कम मात्रा में होता है। तो जो इसमें कम होगा तो पोषक ऊतक भी कम होंगे, जिसमें ज्यादा होगा तो पोषक ऊतक भी ज्यादा होंगे। तो ये है इसका अगला भाग बीजांडकाय। तो ये अपन ने बीजांड की संरचना देखी। अच्छा, इसमें अध्यावरण के आधार पर भी कई बीजांड होते हैं, जैसे जिसमें अध्यावरण नहीं होगा उसको अपन कहते हैं अअध्यावरणी। एक बीजांड का एक अध्यावरण होगा तो एक अध्यावरणी, दो होंगे तो दो अध्यावरणी, इस तरह से नाम इसके दिए जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा 3 अध्यावरण होते हैं, जिसमें लीची में जो तीसरा अध्यावरण होता है जो कि खाने योग्य होता है उसे अपन एरिल कहते हैं। चलिए अब अपन देखते हैं कि किस तरह से गुरु बीजाणु और गुरु बीजाणु धानी बनती है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन इसमें गुरु बीजाणु जनन स्टार्ट करेंगे। अगला प्रोसेस, अगली प्रक्रिया देखते हैं, गुरु बीजाणु जनन। जिसको अपन मेगा स्पोरोजेनेसिस भी कहते हैं। अब जब गुरु बीजाणु जनन होगा यानी गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा, और जब गुरु बीजाणु बन जाएंगे तब उससे फिर जो मादा युग्मकोद्भिद होता है, जैसे अपन ने नर युग्मकोद्भिद देखा था, नर युग्मकोद्भिद मतलब परागकण का निर्माण, और मादा युग्मकोद्भिद मतलब अंदर का जो भ्रूण कोश होता है उसका निर्माण। ठीक है, तो मैं पहले गुरु बीजाणु जनन के बारे में बताता हूं, फिर अपन देखते हैं कैसे गुरु बीजाणु बनते हैं, और उसके बाद फिर स्त्री और मादा युग्मकोद्भिद का कैसे निर्माण होता है। देखिए, जैसे ये एक बीजांड है, ठीक है, थोड़ा सा छोटे में समझा रहा हूं, शॉर्ट में समझा रहा हूं। यहां पे बीजांड काय है, यहां अध्यावरण है, बाकी सब संरचनाएं वैसे ही है। यहां पे बीजांड काय है। अब बीजांड काय में कोई कोशिका थोड़ा सा अलग व्यवहार करती है और वो थोड़ी ज्यादा विकसित होने लगती है। बीजांड काय की कोशिका विकसित होती है और उसे अपन गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। तो यहां पे मैं इस पॉइंट को लिख देता हूं। बीजांड काय में कोशिका विकसित होती है एवं उसे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। इसे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। अब ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनी है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा, जैसे ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, इसमें अर्धसूत्रण होगा यानी मियोसिस होगा, और हमें पता है कि मियोसिस 1 और 2 पूरा होने के बाद 4 कोशिकाएं बनती हैं। तो यहां पे 4 गुरु बीजाणु अपन यहां बना रहे हैं। ये है गुरु बीजाणु। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख देता हूं, गुरु बीजाणु मतलब शॉर्ट में इसको बोलते हैं एमएमसी। यहां एम मेगा स्पोर है, मेगा। अपन ने पिछली लेक्चर में जो एमएमसी पढ़ा था वहां पे एम का मतलब माइक्रो था,
माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल मतलब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में एमएमसी में अर्धसूत्रण के पश्चात एमएमसी में अर्धसूत्रण के पश्चात 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्रण के बाद 4 गुरु बीजाणु बने। अब देखिए अधिकांश पादपों में, और ये लगभग जो आंकड़ा है ये है 80%, 80% पुष्पीय पादपों में इसमें से 3 गुरु बीजाणु जो होते हैं वो अपवासित हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं और बचता है 1 गुरु बीजाणु, और वो 1 गुरु बीजाणु जो होता है वो आगे विभाजन करके कुछ नई संरचनाओं को बनाता है। पर एक बात और है, ये तो मैंने कहा कि 80% पुष्पीय पादपों में ऐसा हो रहा है, परंतु जो बाकी बचे हुए पादप हैं उसमें कुछ में जैसे 1 गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश का निर्माण होगा, तो किसी में 2 गुरु बीजाणु से, किसी में 3 गुरु बीजाणु से, किसी में 4 गुरु बीजाणु से भी भ्रूण कोश का निर्माण होता है, पर जो अंत में भ्रूण कोश बनता है वो सब में एक समान ही होता है। तो यहाँ पे इसमें अर्धसूत्रण के 4 गुरु बीजाणु बने, जिसमें से अधिकांश पादपों में अधिकांश पादपों में 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, अपवासित हो जाते हैं। अधिकांश पादपों में 3 गुरु बीजाणु अपवासित हो जाते हैं और बचे हुए एक गुरु बीजाणु, जो बचा हुआ 1 गुरु बीजाणु है वो कैलाजा वाले भाग का रहता है। मतलब जैसे ये समझ लीजिए कि 4 गुरु बीजाणु बन रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक रफ संरचना बनाई इस तरह से, और यहाँ पे 4 गुरु बीजाणु इस तरह से बने, तो ये 3 जो हैं ये नष्ट हो जाएंगे। अधिकांश पादपों में, लगभग 80% पुष्पीय पादपों में ये 3 जो है नष्ट हो जाते हैं, और इसमें एक आखिरी वाला जो कैलाजा की तरफ यहाँ पे स्थित है उसमें आगे विभाजन होता है, और विभाजन के बाद वो फिर कुछ केंद्रकों का निर्माण करता है। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि ये जो बचा है ये कैलाजा भाग वाला है। अधिकांश पादपों में 3 गुरु बीजाणु अपवासित हो जाते हैं और बचा हुआ ये जो बचा हुआ 1 गुरु बीजाणु है कैलाजा भाग वाला है। बचा हुआ 1 गुरु बीजाणु समसूत्रण के द्वारा दो केंद्रक बनाता है। अब एक बार अगर इसमें समसूत्रण होगा तो 2 केंद्रक बनेंगे, और जब दोबारा समसूत्रण होगा तो फिर थोड़ा कुछ बदलाव होगा। देखिए अगर मान लेते हैं जैसे ये 1 गुरु बीजाणु है और ये विभाजित हो गए, 2 केंद्रक इसने बना लिए, ठीक है। तो अब इसमें जो व्यवस्था होगी ये कुछ इस तरह की होगी कि अब 2 केंद्रक बन गए और ये दोनों केंद्रक 2 विपरीत ध्रुवों की तरफ व्यवस्थित हो जाते हैं। मतलब अब जो है एक केंद्रक यहाँ पे आ जाएगा और एक केंद्रक यहाँ पे आ जाएगा, विपरीत ध्रुव की तरफ चला जाएगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ, 2 केंद्रक बनाता है
उसके आगे यहां लिख रहा हूं मैं, जिसमें एक एक केंद्रक विपरीत ध्रुव की तरफ चला जाता है। अब देखिए, ये विपरीत ध्रुव की तरफ चला गया, अब इसमें समसूत्री विभाजन होगा, फिर से समसूत्री विभाजन होगा और 2 बार होगा। मतलब कुल शुरुआत से अगर देखें तो जो गुरु बीजाणु बना है शुरुआत से लेकर वो अभी तक टोटल 3 बार समसूत्री विभाजन करता है। एक बार अपन ने कर दिया जिससे 2 केंद्रक बने, अब जो दूसरा और तीसरा समसूत्री विभाजन होगा तो उसमें 2-2 केंद्रक और बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये वाला जो केंद्रक है ऊपर वाला, ये एक बार विभाजन करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब अगला विभाजन होगा तो टोटल यहां पे कुल ऊपर 3 कोशिकाएं और नीचे भी 3 कोशिकाएं, मतलब अब जो संरचना बनेगी या यूं समझ लीजिए, देखिए जैसे एक बार यहां पे विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ, जिससे ये 2 केंद्रक बन गए। जो दूसरा, ये पहला समसूत्री हो गया, जो दूसरा समसूत्री होगा, ये दूसरा समसूत्री हुआ तो यहां पे 2 और फिर यहां पे भी 2 केंद्रक, ये दूसरा समसूत्री हो गया। और जब तीसरा समसूत्री विभाजन होगा तो फिर यहां पे 2, यहां पे 2, इससे भी 2 और ये वाले से भी 2, ये तीसरा समसूत्री विभाजन है। मतलब जो अंत में हमारे सामने आ रहा है, कितने केंद्रक हो गए, 2, 4, 6, 8, तो टोटल 8 केंद्रक बन गए। अब 8 केंद्रक में से यहां पे ऊपर की तरफ 4 केंद्रक होते हैं, 1, 2, 3, 4, और नीचे की तरफ भी 4 केंद्रक होते हैं। अच्छा, ये जो विभाजन हो रहा है ये पूरी तरह से मुक्त केंद्रकीय है। यह विभाजन जो है, जो केंद्र का निर्माण हो रहा है, ये मुक्त केंद्रीय विभाजन है। मुक्त केंद्रीय विभाजन मतलब होता है कि अभी यहां पे भित्ति का निर्माण नहीं होगा, मतलब केंद्रक पहले बन जाएंगे फिर भित्ति बनेगी। अब देखिए यहां से जब ये 4-4 केंद्रक आ गए तो अब यहां से एक केंद्रक बीच में आ जाता है और यहां से भी एक केंद्रक बीच में आ जाता है, मतलब 2 केंद्रक दोनों सिरों से, दोनों ध्रुवों से निकलकर बीच में आ जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिख दे रहा हूं, एक एक केंद्रक दोनों ओर से मध्य पर आ जाता है। और अब केंद्र में यानी बीच में 2 केंद्रक हो गए और इसे हम कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक। मध्य पर 2 केंद्रक हो जाते हैं, इसे ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। ठीक है, एक एक केंद्रक दोनों ओर से मध्य पर आ जाता है और मध्य पर 2 केंद्रक हो जाते हैं, इसे ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। और ये ध्रुवीय केंद्रक में किसी भी तरह की कोई भित्ति अभी फिलहाल नहीं होती, पर एक आवरण से ये घिरा रहता है। इसमें कोई भित्ति नहीं बनती, परंतु ये
आवरण से घिरा होता है। अब जो बाकी बचे हुए 3 केंद्रक हैं, ये संरचना किस तरह की दिखती है? अब देखिए, जैसे ये अपन ने देखा, और यहां पे 3 केंद्रक हो गए, नीचे भी 3 केंद्रक हो गए, बीच में 2 केंद्रक हो गए। ये हो गया इसका भ्रूण कोश, ये भ्रूण कोश हो गया। और जब केंद्रक नीचे आ जाते हैं, जब केंद्रक इसमें नीचे आ जाते हैं, मतलब व्यवस्थित हो जाते हैं, तो फिर यहां पे भित्ति का निर्माण शुरू हो जाता है इस तरह से। अब अपन इसको कहते हैं कि ये एक भ्रूणकोश विकसित हो गया। इसको अपन मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। तो विभाजन के पश्चात केंद्रकों के चारों ओर भित्ति निर्माण होता है। चारों ओर भित्ति निर्माण होता है, और यहां पे अलग अलग नाम दिए जाते हैं अलग अलग कोशिकाओं के। अब मैं यहां पे कोशिकाएं बताता हूं कौन कौन सी हैं। तो इसको अपन कहते हैं, ये बीच का ये जो पार्ट दिख रहा है, ये बन गया एक भ्रूणकोश। भ्रूणकोश जिसको अपन मादा युग्मकोद्भिद के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पे देखिए, यहां पे कुछ कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को मैं नाम बताता हूं। यहां पे जो शीर्ष भाग की तरफ प्रेजेंट है, इसमें एक कोशिका जो बीच वाली होती है, ये बड़ी होती है। ये बीच वाली कोशिका कहलाती है अंड कोशिका। मैं इसको थोड़ा सा अलग से बना के आपको दिखाता हूं। देखिए, जैसे मैंने ये बनाया भ्रूणकोश, ये उसका ऊपर वाला भाग और ये नीचे वाला भाग। यहां पे 3 कोशिकाएं हैं, इसमें जो 2 किनारे वाली कोशिकाएं हैं उनको अपन कहते हैं सिनर्जिड कोशिकाएं। ये जो 2 कोशिकाएं हैं किनारे वाली, इनको अपन कहते हैं सिनर्जिड कोशिकाएं। यहां पे बीच में जो कोशिका होती है, जो कि थोड़े बड़े आकार की होती है, इसको अपन कहते हैं अंड कोशिका। नीचे जो 3 कोशिकाएं हैं, तीनों में जो केंद्रक है, इसको अपन कहते हैं एंटीपोडल कोशिकाएं। एंटीपोडल कोशिकाएं और प्रतिव्यसांत कोशिकाएं। अब सिनर्जिड कोशिकाओं की बात करें तो सिनर्जिड कोशिकाओं में, अच्छा एक मिनट, यहां पे ये जो 2 हैं भाग, सिनर्जिड कोशिका और अंड कोशिका, इन दोनों को मिला के अपन कहते हैं अंड उपकरण, एग अपैरेटस। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि अंड उपकरण में क्या क्या आता है, तो सिनर्जिड कोशिकाएं जो कि संख्या में 2 होती हैं और अंड कोशिका 1 होती है, ये दोनों इसमें आती है। अच्छा, ये जो कोशिका है सिनर्जिड कोशिका या एंटीपोडल कोशिका जो है, इनका नंबर कहीं ज़्यादा कम हो सकता है, पर मेनली जो इनका नंबर होता है ज़्यादातर पादपों में, वो यही होता है कि ये 2 होती हैं, और प्रतिव्यसांत कोशिका यानी एंटीपोडल सेल्स जो होती हैं, ये 3 होती हैं। अब सिनर्जिड कोशिकाएं जो हैं, सिनर्जिड कोशिकाओं में इनके आधारी भाग पर, मतलब जहाँ आधार इसका ये वाला सिरा जो है, यहाँ पे सॉरी
यहाँ पे जैसे ये सिनर्जिड कोशिका है, जैसे ये सिनर्जिड कोशिका है, तो इसमें यहाँ पर कुछ धागे समान संरचनाएं होती हैं, बालों समान संरचनाएं होती हैं, जिन्हें अपन कहते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस, तंतु रूप समुच्चय। ये जो भाग है इसको अपन कहते हैं तंतु रूप समुच्चय, इंग्लिश में से कहते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या करता है, ये पराग नलिका को रास्ता देता है अंदर आने का। फिलीफॉर्म अपैरेटस जो होता है, तंतु रूप समुच्चय जो होता है, ये पराग नलिका को अंदर आने का रास्ता देता है। ठीक है, यहाँ पे बीच में 2 ध्रुवीय केंद्रक है, तो अब पराग नलिका जो आएगी ये तंतु रूप समुच्चय से प्रवेश करेगी। तो ये अपन ने देखा मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण किस तरह से होता है, और इसके आगे अपन आने वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि दोहरा निषेचन कैसे होता है, पराग नलिका प्रवेश करने के बाद किस तरह से नर युग्मकों को निकालती है, छोड़ती है, कौन सा नर युग्मक किससे जाके जुड़ता है। तो ये सब हम आने वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।